एक खूबसूरत सुबह आलिशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में हमारी मेन कैरेक्टर यान की आवाज निराशा से भरी हुई गूंज उठी। आंटी, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। सगाई का उपहार 20 लाख है, साथ ही घर भी है और मेज पर उपहारों का एक ढेर है। एमसी अब भी उन्हें मनाने का कोशिश कर रहा था। एमसी ने बोला, मैं जुई यूयू को हाई स्कूल से जानता हूँ। मैंने ये पैसे 11 सालों से बचाया है। अब आप 80 लाख चाहती है? मैं सच में अब और नहीं जुटा सकता। फिर जुई की माँ ने गला साफ किया और बहस करना शुरू हो गई। तुम क्या कह रहे हो? जैसे कि मैं अपनी बेटी बेच रही हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी केवल एक कीमती बेटी है। तुमसे ज्यादा सगाई का उपहार मांगना ये देखने के लिए है कि तुम मेरी बेटी के साथ कितने ईमानदार हो। जूयू के सौतेले पिता पास ही पर बैठे हुए थे, सिगरेट खा रहे थे। फिर उन्होंने बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी जब गुजरे थे तब उन्होंने एक काफी अच्छी जगह पर घर छोड़कर गए थे। ऐसा संयोग है कि जूयू के चचेरे भाई स्कूल जाने वाले हैं उसी एरिया पर। मैं क्यों ना उसके पिताजी से बात करूं कि आप वो घर उन्हें बेच दे। क्या इससे आपको पैसा नहीं मिल जाएगा? यान घबरा गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। अंकल, वो घर मेरे पिताजी के आखिरी निशानी है। वो घर बेचा नहीं जा सकता। ये सुनकर जुई की माँ तुरंत गुस्से से भर गई। उन्होंने उस पर उंगली उठाई। ये क्यों नहीं बेचा जा सकता? मुझे तो लगता है कि तुम बस बेचना ही नहीं चाहते हो। जुई ने बोला, माँ गुस्सा मत होइए, मैं यान से बात करती हूँ। वो धीरे से यान के पास गई और यान को अपने पीछे आने के लिए इशारा किया। दोनों अपार्टमेंट से बाहर गए और नीचे चले गए। जुई ने आवाज धीमी करके यान को समझाया, बस मेरी माँ की बात सुन लो। तुम्हारे पास 80 लाख है ना? यान ने एक फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। यान ने बोला, जुई, तुम मेरे परिवार की स्थिति जानती हो। मैंने ये 20 लाख कितने मेहनत से बचाया है। मैं सच में इससे ज्यादा और नहीं जुटा सकता। जुई अचानक से मुड़ी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर नहीं? तुम इतना भी इंतजाम नहीं कर सकते? तुम बस उधार ले लो। अब इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तुम्हें लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यान ने अपना दांत पीसा और जबरदस्ती मुस्कुराया। ठीक है, मुझे कुछ समय दो। मैं अभी जाकर पैसे उधार लेता हूँ। मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो मुड़ा और भाग गया। जुई ने मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ये हुई ना बात, जल्दी जाओ और लेकर आओ। सीन शिफ्ट हुआ कैफे में। एक कॉलीग यान के पास आकर उससे पूछा, यान, इतनी देर से लंच क्यों कर रहे हो? तुम सच में हिम्मत वाले हो। यान जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, कोई चारा नहीं। मैं आजकल सच में कंगाल हूँ, भिखारा हूँ। तभी अगली मेज से एक परिचित आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींच लिया। जुई, तुम? मैंने सुना है कि तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। जुई ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे शादी का तोहफा नहीं दोगी? भले ही तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत कम नहीं दे सकती। उसके दोस्त हैरानी से और मजाक में पूछी, तुम अब एक अमीर आदमी के साथ हो और तुम्हें अब भी इन छोटे पैसों के परवाह है? क्या तुम उसी अमीर आदमी के साथ सगाई कर रही हो जो पिछली बार था? ये सुनकर जुई यूयू गुस्से से भर गई और बोला, वो आदमी घटिया है। मेरे साथ सोने के बाद उसने मुंह मोड़ लिया। ऐसा दिखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे मुंह पर 50,000 फेंक दिया और कहा कि मैं अब उसे और परेशान ना करूं। क्या वो सोचता है कि मैं उतने पैसों के लिए भिखारी हूँ? उसकी दोस्त चौंक गई। फिर उसने पूछा, तुम किससे शादी कर रही हो?
क्या वो प्यार में अंधा लड़का यान है? जूही ने बोला, और कौन? कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये किसी को फंसाने का सही समय है। बच्चे को जन्म देना और कुछ समय तक पालने के बाद मैं उस आदमी को ढूंढ कर उसके संपत्ति पर हिस्सा मांगूंगी। यान ने सब कुछ सुन लिया। वो इतना हैरान हो गया कि मेज पर जोर से हाथ मारा। जूही ने हलचल देखी और कहा, वेटर, यहाँ हमारे लिए कुछ पानी डालो। हम यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं और किसी ने हमें पानी नहीं दिया। सच में कुछ लोग सारी जिंदगी वेटर बनने के ही लायक होते हैं। यान ने अपनी टोपी नीचे खींच ली ताकि उसका चेहरा छिप जाए। जूही ने बोला, क्या तुम गूंगे हो? तुम बोल नहीं सकते? ये किस तरह का सेवा है? यान तेजी से चला गया, उसकी धमकियों को नजरअंदाज करके। जूही ने बोला, ठीक है, मैं बाद में शिकायत दर्ज करती हूँ। देखती हूँ तुम्हारी नौकरी कैसे रहती है। सीन शिफ्ट हुआ स्टाफ ब्रेक रूम पर। यान वहां पर जाकर गिर पड़ा और सिसक सिसक कर रोने लगा कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है और वहां से उसके आंटी बोल रही थे, यूमी स्कूल शुरू करने वाली है, उसे एयरपोर्ट पर लेने जाने के लिए याद रखना। यान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं अभी जाता हूँ। यान ने अपनी वर्दी उतारी और नहाने के लिए चला गया। वो गुस्से में चिल्लाया, पैसा, पैसा, ये सब पैसे की वजह से है। अचानक एक आवाज गूंजी, होस्ट के लिए हम सब कुछ करेंगे। दुनिया का पुनर्गठन कर रहे हैं। दुनिया का सभी संपत्ति और कीमती चीजों का मूल्य 1 मिलियन गुना कम कर रहे हैं। सिर्फ होस्ट के बैंक में जैसे पैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सिस्टम बैंक होस्ट के लिए लोडिंग हो रहा है। यान घबराकर चारों ओर देखा और बोला, ये सब क्या बकवास है? शायद ये मेरा वहम है। मेरे साथ आज इतना सब कुछ हो गया, इसलिए मैं वहम कर रहा हूँ। फिर उसने अपने कपड़े पहने और बस पकड़ने के लिए बाहर चला गया। और जब वो बस में चढ़ता है और पूछता है, एयरपोर्ट पर जाने के लिए कितना डॉलर लगेगा, बस पर मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर यान पूछता है, क्या हुआ है? एक आदमी बोलता है, क्या तुम अभी अभी सोकर उठे हो? फिर बस में मौजूद एक आदमी बोलता है, क्या तुम्हारे पास एक यन है? ऐसा लगता है कि तुम लॉटरी जीत गए हो। एमसी यहाँ वहाँ देखने लगता है और सोचता है इन सभी को क्या हो गया। उतने में एक सूट पहना हुआ आदमी उठता है और बोलता है, तुम्हारे पास क्या इतने पैसे है भी या फिर नहीं? और तभी और भी लोग बोलते हैं कि अगर इसने $1 बाहर कर लिया ना तो फिर मैं ये पूरी की पूरी बस ही खा जाऊंगा। फिर सूट पहना हुआ आदमी बोलता है, अगर तुम मुझे अंकल बोलते हो तो फिर मैं तुम्हें फ्री का राइड दे सकता हूँ अपना कार में। मेरी कार मेंटेनेंस पर गई है इसलिए मैं बस से जा रहा हूँ। फिर ड्राइवर ने बोला, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो फिर चलो, और अगर पैसे नहीं है तो फिर हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बस से निकल जाओ। फिर एमसी ने जल्दी से सिक्का निकाला, उसे अपने हाथ में उछाला और कहा, ये $1 है ना? इसकी कीमत 100 सेंट है। तुरंत बाकी यात्रियों का रुख बदल गया। एक कपल कहने लगी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास सच में $1 है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये 100 सेंट है। किसी ने दबी आवाज पर सांसें ली और बोला, ये नहीं हो सकता। एक बच्चे के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? यान हैरान था। 1 मिनट रुको, नहाते समय मैंने जो आवाज सुनी थी, क्या वो सच हो गई? क्या ये वो सिस्टम है जो दुनिया को बदल सकता है? उसने ड्राइवर से पूछा, अगर मैं 100 सेंट दूं तो क्या मैं बस में चढ़ सकता हूँ? ड्राइवर ने मुस्कान दी और कहा, अगर आप मुझे 100 सेंट देते हैं तो मुझे डर है कि मेरे पास आप देने के लिए खुले पैसे नहीं होंगे। एयरपोर्ट का किराया तो केवल 10 सेंट है।
यान हक्का बक्का रह गया। $1 की कीमत अब इतनी ज्यादा है। उसने बस पर हर किसी पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, ये बुरा है। ये लोग क्या कोई साजिश या फिर कोई प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। बेहतर होगा कि मैं अनजान होने का ढोंग करूं और बस से उतर जाऊं। लगता है मैं आज ये बस नहीं ले सकता। यान बस से उतर गया और उलझन में गिर गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपनी फोन की तरफ देखा। एक सामान्य फोन, चौंकाने वाले कीमत पर, सिर्फ 1 सेंट। एक खास ब्रांड का वॉलेट सिर्फ 2 सेंट। इतना ज्यादा कम। वो घबरा कर अपने पैसे देखने लगा और सोचा कि मुझे बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक पर लाउड स्पीकर से आवाज आई, नंबर 3, आप 10 नंबर काउंटर पर आ जाइए। फिर यान 10 नंबर काउंटर पर चला जाता है। लड़की मुस्कुरा कर पूछती है, आज मैं लेन देन में आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बेशक। यान अचानक से बहुत सारे नोटें बाहर कर लेता है और कहता है, बस इतना ही, और बोलता है, मुझे फोन बैंक सेवा चाहिए। लड़की हैरान हो गई और हकलाने लगी, सर, मैं इतनी बड़ी रकम पर खुद फैसला नहीं कर सकती। मुझे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। फिर मशीन पर रकमों की जचाई करना पड़ा और फिर मैनेजर ने सावधानी के साथ वो पैसे उठाए और एमसी को वीआईपी रूम के अंदर ले आए हैं। और फिर एमसी पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है। तब वो लड़की कह रही थी, हाँ सब कुछ ठीक है, हमने पहले इसका जांच कर लिया है। 1 लाख आपके खाते में आ गया है। और फिर कह रही थी, क्या आप पूरी रकम जमा करेंगे? एमसी तब कह रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि इतने पैसे मेरे लिए काफी होंगे। मैं अपने खर्च वगैरह के लिए 3 रखूंगा। फिर वो लड़की कह रही थी, ठीक है, और एमसी के बारे में सोच रही थी कि लगता है वो किसी बड़ी कॉर्पोरेशन की उत्तराधिकारी है। फिर वहां पर जूही एक मोटे आदमी के साथ आ रही थी और बोल रही थी, डार्लिंग, मैंने वो कर दिया है जो तुमने मुझे कहा था। और एमसी के बारे में कह रही थी कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। बहुत रोमांचक है ना? एमसी ये देख रहा था और बोल रहा था, जूही, मुझे नहीं ही पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। जूही भी एमसी को देखती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर कह रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यह लोन के लिए आए हो? एमसी कह रहा था, तुम इस हालत में एक लोन के बारे में कैसे बात कर सकते हो जूही? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, और इस तरह के औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और जूही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, मेरा एक पति और एक बॉयफ्रेंड दोनों होंगे। क्या भाई, ये तो सिर्फ एक पागलपन। फिर वो मोटा आदमी बोलता है, अगर तुम्हारे पास भी मेरे जैसे पैसे होते तो फिर तुम्हें आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। फिर एमसी बोलता है, जूही, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे साथ शादी करूंगा? तुम सबसे नीच लड़की हो। वैसे भी मेरा लेन देन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वो लड़की बोल रही थी, हमारी ब्रांच मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो मोटा बोलते है, रुको, ब्रांच मैनेजर इस लड़के के साथ मिलेगा? और इसने मेरी गर्लफ्रेंड का बेइज्जती किया है सबके सामने, इसलिए इससे माफी मांगना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ देख रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, तुम कौन हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो फिर आ जाओ दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ इस लड़ाई में सिर्फ मैं ही जीतूंगा। फिर तुम मुझसे दया की भीख मांगोगे। फिर उस मोटे आदमी ने बोला कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं उस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ।
क्या तुम्हें पता भी है, मैं 10 रुपए टैक्स के हिसाब से ही दे देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं अभी तुम्हारा बैंक का लोन बंद कर सकता हूँ। बहसबाजी इतना ज्यादा हो जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आता है और वो मोटा बोलता है, एकदम सही समय पर तुम लोग आए। यहाँ पर एक आदमी है जो वीआईपी रूम का लायक नहीं है। और मोटा आदमी बोलता है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं, ये तो हमारे सबसे ज्यादा वीआईपी आदमी है। तभी मैनेजर रूम के अंदर आते हैं और मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं आपके लिए बहुत दूर से आया हूँ। और मैनेजर बोल रहा था कि आपने सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पर जमा किया है। हम आपके लिए एक ब्लैक डायमंड कार्ड जारी करेंगे और साथ ही हम आपको 24 घंटे की वीआईपी सेवा प्रदान करेंगे। एमसी बोलता है, आपका थैंक्स। और फिर वो मोटा आदमी बोलता है, ये नहीं हो सकता, इसके पैसे नकली है क्या? इतना पैसा, वो भी इसके पास, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मैनेजर बोलता है, आप हमारी बैंक की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही आपने हमारे वीआईपी कस्टमर का अपमान भी किया है। हम इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम आपको लोन देंगे या फिर नहीं, इस बारे में हमें फिर से सोचना पड़ेगा। मोटा आदमी ये सुनकर, अगर आप लोगों ने ये लोन बंद कर दिया तो फिर मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तभी जूई एमसी के पैर में गिर गई और बोल रही थी, मैं गलत थी, मैं इस बुरे आदमी के साथ थी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। यार मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। एमसी बोल रहा था, मैं इन्हें नहीं पहचानता, इन दोनों लोगों को बाहर निकालो। और वहां से वो मोटा बुड्ढा बोलता है, प्लीज मुझे लोन देने से मना मत करो, मुझे लोन की बहुत जरूरत है, वरना मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगा, प्लीज प्लीज। फिर उन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। एमसी सोचता है, मेरी बहन बेसब्र ना हो, मैं आखिरकार इतना लेट जो हूँ। फिर पीछे से उसे पुकारती है उसकी बहन कि तुम अपनी प्यारी लीडर बहन को कितना ज्यादा प्यार करते थे और उसके इंतजार करते थे। हमसे उसे देखकर और बोला, सॉरी मैं आज कुछ लेट हो गया। फिर उसकी बहन बोलती है, ठीक है कोई भी बात नहीं, चलो आइसक्रीम खाते हैं। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। एमसे बोलते है, ठीक है चलो पहले हम एक ड्रिंक खाते हैं, फिर बाद में सब कुछ करेंगे, क्यों ना हम स्टारबक्स में चले। फिर एमसी के बगल में से एक लड़का टकराया और बोला कि क्यों ना मैं तुम लोगों को ट्रीट दे दूं। उस लड़के के पास खड़ी हुई लड़की बोलते है, इन लोगों की औकात नहीं लगती स्टारबक्स में खाने के लिए। और उसके पास से लड़का खड़ा हुआ बोलता है, उसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, बहन क्या तुम इन लोगों को जानती हो? फिर साकी बोलती है, हाँ हम लोग एक ही ट्रेन से आए थे और ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग मेरे क्लासमेट्स है। उसकी बहन बोलती है, चलो भाई हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये लोग बकवास कर रहे हैं। एमसे देख रहा है और मन ही मन सोचता है, आजकल सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलते हैं। फिर वो लड़का बोलता है, उसके पास तो शायद पानी खरीदने का भी पैसा नहीं होगा। पास ही खड़ी लड़की बोलती है, चलो इसे अब छोड़ो, हमें इसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि इसकी गरीबी की बदबू हमारी करीब आएगी। अमीर लोग ये सब बातें नहीं करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, वैसे भी अगर तुम देखो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अमीर होने का ढोंग करते हैं। और यहीं पर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक टास्क मिला है, आपको 1 या फिर 2 घंटे के लिए जुआ खेलना है और इसके बदले आपको मिलने वाला है फिजिकल इनहेंसमेंट। एमसी सिक्का उछालता है और बोलता है, ये सही समय है। और वो लड़का लड़की बोल रहे थे कि हमें इन लोगों पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं। लड़की बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लड़का बोलता है, ठीक है तुम कुछ ड्रिंक करना चाहोगी? कि तभी एक रश उन लोगों के पास से जाती है
लड़का गुस्से से बोलता है, क्या तुम लोग देख कर नहीं जा सकते? और भीड़ में से आवाज आती है, वहां पर एक लड़का फ्री में कॉफी दे रहा है। फिर कुछ लोग बातें कर रहे थे, वहां पर फ्री का ड्रिंक्स मिल रहा है, मुझे ये नहीं पता था, चलो चले हम लोग भी। दूसरे लड़के बोल रहे थे, हाँ वहां पर पूरा मेन्यू मुफ्त है। वो तीनों ये सुनकर हैरान हो गए, क्या सब कुछ फ्री है? वो लोग काउंटर पर जाते हैं और पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर सब कुछ फ्री है? काउंटर वाली गर्ल बोलती है, यस, सब कुछ फ्री है आज के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर आज के दिन पर सब कुछ फ्री दे रहा है, वो इशारा करती हुई बोलती है। हमारा एमसी बोलता है कि सब लोग जितना चाहे उतना मुफ्त में खा पी सकते। उसके रिपीट पर सब लोग बोलते हैं, थैंक यू सो मच। यान अपनी बहन से पूछता है, क्या सब ठीक है? उसकी बहन बोलती है, हाँ थोड़ा सा। क्लासमेट वाला लड़का हैरान था, फिर वो गुस्से से भर गया और बोला, तुम गरीब लोगों को अमीरी की एक्टिंग नहीं करना चाहिए, समझे ना? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी नीच कॉफी खाऊंगा? मैं तुम लोगों को बता दूं, ऐसी चीप कॉफी ना डॉग भी नहीं खाता है मेरा, समझे ना? ये सुनकर सभी लोग उसे गुस्से से देखने लगते हैं। एमसी उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? फिर वो गुस्से से आंसर देता है, मैं ये ड्रिंक नहीं पीऊंगा, ये सिर्फ गरीब लोग ही पीते हैं। ये सुनकर सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी को गरीब बोलने के लिए? तुम क्या सोचते हो अपने आप को? ऐसा नहीं है कि तुम इसके लिए भुगतान कर रहे हो। लोग गुस्से में उसकी पिटाई करना शुरू कर देते और वो चिल्लाते हुए रह जाते, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कोई। उसकी पुकार सुन के उसके दोस्त उसको ना पहचानने का ढोंग करते हैं और भीड़ उन दोस्तों को पूछे, क्या तुम भी इसके साथ हो? वो लोग इशारे में ना करते हैं, नहीं हम इसके साथ नहीं है, हम इसके साथ नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी बहन को फंसाने के लायक नहीं हो तुम, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर और उसकी सिस्टर वहां से बात करते करते चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर की सिस्टर बोलती है, ब्रो यू आर सो कूल। उसकी सिस्टर बाहर आकर बोलती है, ब्रो तुमने काफी सारे पैसे दे दिए। एमसी बोलता है, ये रकम तुम्हारी भाई के लिए कुछ भी नहीं है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि वो काफी गरीब था, और फिर यान बोलता है कि मैंने कोई भी नुकसान नहीं किया है, तो आखिर में मैंने गैम्बलिंग करके पैसे उड़ा के ये निवेश पा ही लिया। अभी ये भी। उसकी बहन पूछती है, ब्रो टैक्सी कहाँ है? उसकी बहन बोलती है, वाओ ये कार कितनी सुंदर है। फिर वो कहती है, क्या ये टैक्सी है? क्या ये टैक्सी है? क्या हमने ये बुलाया था? एमसी कहता है, एक मिनट रुको। फिर वो कार वाली लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर एमसी बोलता है, मैनेजर यांगी, मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया था, वो अपने स्कूल शुरू करने वाली है यहाँ से, इसलिए मैं उसे स्कूल पर देने के लिए आया था, सॉरी यूनिवर्सिटी ड्रम। फिर उसके मैनेजर बोलते, एक मिनट रुको, क्या तुम भूल गए हो कि आज दोपहर को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है? क्या तुम सच में भूल गए हो? और एमसी बोलता है, ठीक है, और मानी मन सोचता है, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, पर ये कुछ ऐसा है जो मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा था। उसकी बहन बोलती है, मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने काम के लिए जाइए। ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ काम करने का मौका कौन ही गवाता है, जल्दी जाइए भाई। और उसका भाई मतलब हमारे एमसी बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, बकवास, ये मेरी मैनेजर है और मैं इसे नहीं पसंद करता। तभी उसके मैनेजर बोलते हैं, क्या तुमने कुछ बोला? और एमसी बोलता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, क्या मैं कार के अंदर आ सकता हूँ? एमसी मनी मन सोचता है कि सैलरी बहुत कम है, पर मुझे पसंद है काफी। फिर मैनेजर एमसी को बता रही थी कि तुम्हारी बहन पहले से ही यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और अगर ये प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो वो काफी बड़ा बोनस होगा हमारे लिए, वो लगभग बड़ी अमाउंट होगा, 100 या फिर 1000 युआन, वो हम
एमसी को लग रहा था कि मैनेजर से पटाने की कोशिश कर रही थी और मैनेजर का हाथ कुछ ज्यादा ही गलत जगह पर जा रहा था और एमसी के हाथ पर से उसका फोन गिर गया इसकी वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पर। ऑफिस पर एक लड़का एमसी के सारी चीजें बाहर फेंक रहा था और बोल रहा था कि आज से मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने तुम्हारी जगह मुझे दे दिया है। एमसी बोल रहा था कि तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है तुम अब और इस डिपार्टमेंट पर नहीं हो, मैं तुम्हारी जगह अब लेने वाला हूँ। एमसी बोलता है मुझे मेरी चीजें वापस करो और वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें क्यों वापस करूं। फिर वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें लड़ाई करके ये सब सुलझाना है, तो फिर ठीक है, और वो एमसी को थप्पड़ मारने के लिए सामने जाता है। तभी यान उसका हाथ पकड़ के जोर से मोड़ देता है और वो लड़का बोलता है ओ मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। सोचता है ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और फिर उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और एमसी से बोलते हैं बस इसे जाने दो। फिर वो कहता है कि अभी से ये तुम्हारे बदले में काम करेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर एमसी कहता है ठीक है तुम बात करें और तुम लोग मेरी प्रेजेंटेशन ले रहे हो या फिर चुरा रहे हो जिसे मैंने तैयार किया है महीनों से। फिर वो कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, लीव ले लो। फिर मैनेजर बोलती है मैं ये नहीं होने दे सकती, ये प्लान एमसी का है और मैं इसे रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, ये इसी प्रोजेक्ट में काम करेगा, पर दखल अंदाजी मत करो। और तभी मैनेजर बोलती है कि कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है एम्प्लॉयज को रिप्लेस करने का, समझे ना। फिर वो डायरेक्टर उसे धमकी देता है ठीक है तुम देख लेना। मैनेजर एमसी को कहती है उसके तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। फिर यान सोचता है कि मैनेजर स्ट्रिक्ट है काम के लिए, पर वो अच्छी है। फिर वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, सभी लोगों को उनका ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर डायरेक्टर यांगी को फंसाने की कोशिश करता है और यांगी परेशान हो जाती है कि ये नहीं हो सकता, हमने ये प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। और वो उस पर इल्जाम दे रहा था हाँ तुम्हें मैनेजर के पद से बाहर निकाला जा रहा है, समझी ना यांगी। और यांगी गुस्से से भर गई कि मैंने अपनी खून पसीने से ये सब कुछ किया है और आज मेरा ही इंसल्ट कर रहे हैं ये सब लोग, ये बुढ़े साले। फिर वो डायरेक्टर डीलर के पास गया और उसने अपने तरफ से बात करना शुरू कर दिया कि ये प्रेजेंटेशन हम लोगों का है, हम इसे हैंडल करेंगे वगैरह 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 वगैरह। तो ये प्रेजेंटेशन हम सिर्फ बहुत ही कम कीमत पर आपको दे रहे हैं, लगभग 90 यन पर। ये सुनकर योंगी परेशान हो जाते, 90? इतना कम, इससे तो ये प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये कहकर डायरेक्टर इतराने लगता है। हाँ, फिर वहां पर दो बुढ़े आते हैं और उनमें से एक बैंक मैनेजर होता है जो कि हमारे एमसी को पहचानता है, याद है ना पहले। और एमसी बोलता है ब्रांच मैनेजर आप। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एमसी यहाँ पर क्या कर रहा है। वहां पर प्रेसिडेंट भी था और वो उसने एमसी के साथ हाथ मिलाया कि मैं बैंक का प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा सब वगैरह वगैरह। ये देखकर डायरेक्टर हैरान हो गया, क्या ये लोग एमसी को जानते हैं, क्या ये लोग किसी तरह से रिश्तेदार है या फिर ये तो सिर्फ एक जूनियर है, इसके साथ इतनी इज्जत से बात करने को क्या है। ये सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते और बोलते हैं तुम पागल, ये हमारी बैंक के सबसे बड़े वीआईपी है जिन्होंने बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लगभग 1 लाख यन। ये सुनकर पास वाला तो हक्का बक्का ही रह जाता है और फिर एमसी को बोलता है माइंड मत करिएगा, शायद वो पागल होगा। एमसी बोलता मतलब हमारा मेन कैरेक्टर यान बोलता है कोई बात नहीं मैं समझता हूँ।